हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के लिए, जो कि अगस्त में एग्जाम आपका शेड्यूल्ड है। उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेशन की ये हमारा चौथा सेशन है। इससे पहले कि हमने यदि आपने 3 सेशन को नहीं देखा है तो जाके उसको वॉच करिए, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। कहने के लिए 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये 30 क्वेश्चन के बराबर है। क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। जहाँ भी आपको लगे कि आपको इसको नोट करना चाहिए तो आपको जरूर नोट करें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। पहला क्वेश्चन लेते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही नहीं है। एग्जाम सेंटर में आपको ध्यान देना है कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या नेगेटिव पूछ रहा है फिर पॉजिटिव पूछ रहा है, इसको जरूर ध्यान देना है। आइए देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। और तीसरा ऑप्शन है, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा छुपा हुआ है। चौथा ऑप्शन है, विकास निरंतर रूप से होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ऐसा नहीं है। ये देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका, यानी कि इसकी व्याख्या देखते हैं। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास के निर्धारक होते हैं। कौन कौन सा? एक आनुवंशिकता और एक क्या है उसका पर्यावरण। ये दोनों क्या है? बच्चे के विकास के निर्धारक होते हैं। एक व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। यानी कि उसका विकास कैसा होगा यह निर्भर करेगा पर्यावरण पर, लेकिन वह कितना विकसित होगा यह उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत और संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। यह विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्ति व्यवहार इत्यादि का भी विकास शामिल होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाते हैं। कभी भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है, तो वो जन्म से पूर्व गर्भ से ही क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, अवस्था कौन कौन सी है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। विकास के बारे में कुछ जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, विकास अपेक्षाकृत क्या होता है? क्रमिक होता है। कभी भी पूछा जाए कि विकास कैसे होता है, तो विकास क्रमिक होता है हमेशा। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, यानी कि विभिन्न दर पर बच्चे विकसित होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? विकास निरंतर रूप से होता रहता है। विकास कैसा होता है? निरंतर होता रहता है, ये रुकने वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था। आई होप अब इसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास की किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या फिर नैतिक। तो इसका अध्ययन कैसा होता है? कॉग्निटिव होता है, संज्ञानात्मक होता है। सी विल बी करेक्ट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अजर्सन यानी कि अभिकथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन है। अभिकथन वाले क्वेश्चन भी अब सीटेट की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज इसकी देख लेते हैं क्या है। देखिए, पहला अभिकथन देख लेते हैं पहले। कथन क्या है? बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। और कारण क्या है? बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? दोनों के दोनों क्या है? गलत हैं। आइए देखते हैं। उपयुक्त कथन व कारण दोनों गलत हैं। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण नहीं करते हैं, वह अनौपचारिक शिक्षा द्वारा भी अपने दैनिक क्रियाकलापों का भी अध्ययन करते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विभिन्न औपचारिकताओं के साथ जानबूझकर निश्चित नियमानुसार क्रियाशील होती है तथा यह नियमित रूप से विधिवत प्रदान की जाती है। इस शिक्षा का जो स्थान और समय है निश्चित होता है तथा इस शिक्षा की विषय सामग्री भी निश्चित होती है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त
करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण या फिर समंजन किसके लिए हमेशा लगा रहता है? आइए देख लेते हैं। वो है संतुलन। संतुलन के लिए हमेशा जो है वो लगा रहता है। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे 4 कारकों की पहचान करता है: जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण यानी कि गतिविधि इसको बोलते हैं, सामाजिक अनुभव और संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संतुलन की प्रक्रिया इस तरह काम करती है: यदि हम किसी घटना या स्थिति के लिए एक विशेष स्कीमा लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देती है या बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है तो संतुलन उत्पन्न होता है और हम असहज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं और इसकी जो व्याख्या है उसको भी आप नोट कर सकते हैं, नोट कर रहे होंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदी यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, और तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो किस स्टेज में होता है आइए देखते हैं, यानी किसकी विशेषता है? ये विशेषता है किसकी? औपचारिक संक्रियात्मक चरण की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा हैं। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के एक निश्चित क्रम का अनुकरण करता है। इनके संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं थीं। कौन कौन सी अवस्था थी? ये अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ट्रिक से देख लेंगे। इसके पहले की वीडियो में भी इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। पहली अवस्था क्या है? संवेदी प्रेरक या फिर संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष के बीच में होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर के लिए होती है। आइए और देखते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अमूर्त अवधारणा और संचालन पर काम करने की क्षमता 11 वर्ष की उम्र के आसपास आरंभ होती है। इस स्तर पर संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क को आवश्यक माना था। किशोर अब परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक और अमूर्त अवधारणाओं पर विचार करना आरंभ कर सकते हैं। वे प्रायः क्या अगर स्थितियों और प्रश्नों पर विचार करते हैं और कई समाधानों या संभावित परिणामों के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं। अतः पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। यानी कि बच्चा जो है कब जो है औपचारिक यानी कि कब जो है परिकल्पना करने लगता है? तो 11 वर्ष के बाद में। अब देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। देखिए पहले एक पिक्चर आया था जो कि था शपथ, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। स प त अ। देखिए स से हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, प से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, त से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ से इसको रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को आज यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। आगे की वीडियो आपको शाम को मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। की पूरी संभावना है यदि आप इसको कवर कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। हम लोगों ने 5 तक देखा था, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक यानी कि सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? संवेदी गत्यात्मक अवस्था, इसको हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था कि ये जो अवस्था है किस किस उम्र के बीच में होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो देखा होगा तो आप इसको ट्रिक से याद भी कर पाएंगे कि कौन कौन सी अवस्था है और कहाँ से कहाँ की एज तक की होती है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसमें कौन सी अवस्था हो जाएगी? इसमें जो अवस्था हो जाएगी वो अवस्था आपकी है संवेदी गत्यात्मक या फिर इसी को बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत
के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे अनैच्छिक यानी कि सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की आयु तक के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या बच्चा जो है मुंह में कुछ नहीं पाता है वो डाल लेता है। ये क्या है, ये सहज होती है उन सभी के लिए। 1 से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ समन्वित यानी कि कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, 4 से 6 माह की अवस्था में बच्चों को स्पर्श करने और इन्हें इधर उधर की अनुक्रिया करते हैं। यानी कि 4 से 6 माह के बीच में बच्चे क्या स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर की जो अनुक्रिया होती है वो करते हैं। और 8 से 12 माह तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और इसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं। साथ अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करने स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चों को स्कीमा अर्थात व्यवहारों के संगठित पैटर्न सीखते हैं। यानी कि स्कीमा क्या है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न सीखते हैं, उनका सामान्यीकरण भी करने लगते हैं। और 12 से 18 माह के बीच में बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीख कर ग्रहण करते हैं। 18 से 24 माह की अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तुओं की अवस्था में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। तो ये पूरी व्याख्या थी, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? पहला है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, और तीसरा है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखता, और चौथा है कानून और व्यवस्था अभिमुखता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। व्यवहार की सार्थकता स्वहित व पर आधारित होती है दूसरों की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की से संबंधित है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा व्यवहारिक है, और चौथा क्या है? चौथा है सूचना प्रसंस्करण। इसको माना गया है सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चरल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। लेवाइस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत माना गया है। लेवाइस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये भी पूछ सकता है कि वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये रूसी वैज्ञानिक थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसको निकट विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी का सिद्धांत भी कहते हैं। जेपीडी नाम से भी क्वेश्चन आता है कि जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया था, तो रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। इनके सिद्धांत को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी वाइगोत्स्की से संबंधित है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्वलन, प्रतियोगिता, भाषा या फिर आनुवांशिक विन्यास। किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है भाषा के द्वारा। ठीक है, ये भाषा के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है।
वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए खुद से बात करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोस्की ने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव दिया था कि एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान कैसे प्रगति करता है। यह चरण कैसा है, इन 3 चरण देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक भाषा, निजी भाषा और आंतरिक भाषा। सामाजिक भाषा में क्या है, यह बाहरी संचार को अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए संदर्भित करती है, यह है सामाजिक भाषा। दूसरी क्या है, निजी भाषा, यह आंतरिक संचार को संदर्भित करती है जिसके द्वारा बच्चे खुद को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। और अगला क्या है, अगला है आंतरिक भाषा। यह तब उत्पन्न होती है जब निजी भाषा लुप्त हो जाती है और मौन आंतरिक वाणी भाषा में बदल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है चरण है, जो कि 3 है, इसको भी आपको याद करना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद इस सेशन का। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? आइए देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। दूसरा है कंठस्थ स्मरण से क्रियाधारित अधिगम की ओर। तीसरा है खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। और चौथा है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। यानी कि रट्टा मार नहीं होना चाहिए, यानी कैसे रटन तो नहीं होना चाहिए, वो क्रिया आधारित होना चाहिए, यानी कि जो प्रैक्टिकल बेस होता है उस आधार पर होना चाहिए शिक्षा जो हमारा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यानी कि मान लीजिए एक कोई बालक है, ठीक है, उसके रुचि के अनुसार आपको शिक्षा प्रदान करनी, ना कि इसके रुचि के विरुद्ध। ये बालक थोड़ा गड़बड़ बन गया है। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।